हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से जो है सैटरडे को आज एंजॉय कर रहे हैं। आज आप क्या लेके आए अपने पिटारे में से, सबसे पहले तो ये बताइए। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर्स का एनालिसिस। और ये एनालिसिस मैं क्यों आपके साथ कर रहा हूँ, तो ये एनालिसिस कर रहा हूँ हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, तो उनके जो हैं कुछ जो व्यूअर्स हैं उनके जो है पर्सनल मैसेजेस भी थे मेरे पास, और आलोक इंडस्ट्री से संबंधित, और बहुत सारे लोगों ने इसके जो शेयर्स हैं वो लिए हुए हैं। और ये जो शेयर्स है इसकी अगर पिछले 1 से 1.5 महीने की रिटर्न्स देखेंगे तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स इससे शेयर्स ने दिए। तो अब ऐसा क्या हो गया एक ही दिन में कि जो है जो व्यूअर्स हैं उनका ध्यान इसकी तरफ गया। ध्यान इसलिए गया कि कल आलोक इंडस्ट्रीज की जो शेयर्स है उसके शेयर प्राइस के अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसने इसके अंदर एक पिकअप किया हुआ है 37.7% का। और सीधी सी बात ये, तो जब से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे शेयर्स के अंदर एक्विजिशन की है आईबीसी की प्रोसीजर्स के दौरान, तो सिंपल सी बात ये, तो ये बहुत लोगों के लाइमलाइट में आ गया। और आप लोग जानते हैं कि पीछे जो महीने के दौरान रिलायंस के जो शेयर्स हैं के प्राइजेज हैं, या रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो और बाकी कंपनीज है उनके भी शेयर प्राइस के अंदर अच्छे मूवमेंट्स देखने के लिए मिले। तो उसी कड़ी के अंदर ये शेयर भी जो है चलता हुआ नजर आया है। तो अब लोग चाह रहे हैं कि सर इसका एक डिटेल में एनालिसिस कर दीजिए। तो मैं इसका जो डिटेल एनालिसिस आपके साथ करूंगा वो केवल शेयर प्राइस का नहीं करूंगा, आईबीसी की प्रोसीजर के दौरान क्या हुआ, किस तरीके से हेयर कट लिया गया, वो बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि जो आप इसकी पी रेशो देख रहे हैं 2 टाइम्स आपको नजर आ रही है, उसका क्या औचित्य है। तीसरी बात, मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि क्या रिलायंस के लेने के बाद इसकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी, क्या ये कंपनी का बिजनेस पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। चौथी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये शेयर प्राइस सस्टेनेबल है या नहीं है। आपको वैल्यूशंस कैसी लगती है सर, ये मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा है। और एक व्यूअर्स ने तो बोला कि सर इसका ना जो भी आप निकालें एक पॉजिटिव सा आउटकम निकालिए कि मुझे भी जो है दुख ना हो। तो देखिएगा, मैं आपको एक सीधी सी बात बोलूंगा, जो दूध का दूध और पानी का पानी करने की मैं कोशिश करूंगा। तो मेरी कोई भी होल्डिंग इस शेयर्स के अंदर है नहीं, और मेरा जो डिसीजन होगा वो अनबायस्ड होगा। और सिंपल सी बात ये है कि ये जो शेयर्स है ये पिछले कुछ सालों पहले भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें स्पेकुलेशन हमेशा जो है चलता रहता था, और ये 2 3 4 5 रुपए में और 10 रुपए 11 रुपए तक ये ट्रेड होता रहता था। तो सिंपल सी बात ये है कि इस बिजनेस के बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूज़ आइटम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज की 29 फरवरी 2020 की डेट है, जहां पर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 37.7% स्टेक जो है इसके यानी कि आलोक इंडस्ट्रीज की जो शेयर कैपिटल है उसको एक्वायर किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी हुआ था, द अहमदाबाद बेंच ऑफ एनसीएलटी हैड अप्रूव्ड द सोल एयर आरआईएल एंड जेएम फाइनेंशियल एआरसी बिट। तो आरआईएल और जेएम फाइनेंशियल की जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, आरसी का मतलब असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर अलोक, तो ये जो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वास्तव में बैड लोन्स को खरीदती हैं, जो भी और उन को कंपनीज को बैंकों को पेमेंट करके जो है यहाँ पर इस तरीके की एक्विजिशंस करती हैं। तो आरसीएल इनको हम बोलते, तो जनरली एआरसी जो है असेट्स रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज है जेएम फाइनेंशियल, उसकी हेल्प से जो है इन दोनों ने मिल के जो है 37.7 स्टेक जो है खरीदा। तो अल्टीमेटली रिलायंस ने स्टेक खरीदा। अब रिलायंस ने 37.7 स्टेक परसेंट जो स्टेक खरीदा वो 250 करोड़ रुपीज़ में खरीदा। तो इसका मतलब अगर आप ये बात करें तो 250 डिवाइडेड बाय 37.7 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम इसकी फेयर वैल्यू जो है उनके प्राइस पर, जिस प्राइस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस शेयर्स को एक्वायर किया था, अगर वहाँ कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू निकल कर आती है 663। वो वैल्यू निकल कर आती है 663 करोड़ रुपीज़। तो ये जो 663 करोड़ रुपीज़ है ये इसकी मार्केट कैप बनती है, जिस प्राइस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने करीबन 4 महीने पहले ही जो स्टेक है ये खरीदा है। तो आप देखिएगा उसके हिसाब से वैल्यूशंस निकल कर आ गई 663 करोड़। और आज इसकी मार्केट वैल्यूशंस क्या है ये हम आगे जो है चल के बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि ये जो स्टेक इन्होंने खरीदा, तो इस स्टॉक के साथ
यानी कि इस इन्वेंट्री के साथ, स्टॉक का मतलब है कि ये जो स्टेक उन्होंने खरीदा, स्टॉक या शेयर्स का एक ही मतलब होता है, तो जो ये स्टॉक उन्होंने खरीदा 83.3% इक्विटी जो है 3 करोड़ शेयर जो 1 रुपए के एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, यानी कि 3 रुपए में शेयर को खरीदा। इस पूरी स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिएगा ये जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम थी, इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स थे उनके शेयर्स नहीं घटाए गए, उनको उतने ही शेयर छोड़ दिए गए, लेकिन उनकी फेस वैल्यू को 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया। तो देखिएगा आलोक इंडस्ट्री के शेयर्स की कीमत इस रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से पहले फेस वैल्यू 10 रुपए होती थी, जो अब 1 रुपए होती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1 रुपए वाला ही शेयर जो है लिया है, जो कि 2 रुपए के प्रीमियम पे लिया है। अब देखिएगा इनके अलावा जो है इनके पास एक ऑप्शनल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने की भी राइट इन्होंने लिया है, यानी कि 250 जो करोड़ शेयर्स हैं उनको 1 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो भी खरीदने का इनके पास राइट है। यानी कि इन्होंने अभी प्रेफरेंस शेयर्स लिए, अगर वो चाहें तो इस कंपनी से यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर्स के बदले में अपना कैश भी ले सकते हैं, जो कि 1 रुपए की पार वैल्यू पर लिया गया। पार वैल्यू मतलब कोई प्रीमियम नहीं दिया गया, यानी कि 250 करोड़ जिस पे 9% ब्याज जो है एक तरीके से जो है वास्तव में डिविडेंड होता है, तो 9% का ब्याज मान लीजिए आप, तो 9% का ब्याज जो है आलोक इंडस्ट्रीज देगी 250 करोड़ रुपए के ऊपर। और ये इन्होंने 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो लिए हैं, मतलब अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इस पैसे की पेमेंट जो है कंपनी को करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो है बात आपको समझ में आएगी ये क्या बात मैं आपके साथ बोल रहा हूं। और इस तरीके से जो है 2 तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में। अब बात देखिएगा यहाँ पर जो पैसा उधार था जो है वो करीबन करीबन आज भी अगर बैलेंस शीट की बात करें तो 30,000 करोड़ के आसपास का जो पैसा उधार था आलोक इंडस्ट्रीज का, जो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब इस स्कीम के अंदर गया तो 30,000 करोड़ के आसपास जो स्कीम के अंदर पैसा था। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिएगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अगर अंदर बात करें तो 6.15 करोड़ जो शेयर्स हैं, सॉरी 6.15% है। देखिएगा ये पूरे प्रमोटर की होल्डिंग है 6.15 जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो ये जो 6.15% जो होल्डिंग है ये प्रमोटर के पास है, और इसके अंदर से गिरवी कितनी रखी हुई है, तो अब देखिएगा 99.9% जो शेयर्स हैं वो गिरवी रख रखे हैं प्रमोटर्स ने। यानी कि प्रमोटर जो देखिए आगे चल के हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका प्रमोटर बनता हुआ नजर आए, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स है। तो देखिएगा जो अभी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं उनके पास जो होल्डिंग है वो घटकर अब कितनी हो गई है, वो केवल 6% के जो है मालिक रह गए हैं इस कंपनी में रिलायंस के पैसे डालने के बाद। अब और कौन से बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर हैं जिन्होंने पैसा डाल रखा है, तो आप देखिएगा अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्क्रीन पे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर एक इन्वेस्टर है LIC। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1.59% होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, यानी कि आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर 1.59% होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज सॉरी LIC की। और उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टेक है जो अभी मैंने आपके साथ बात की थी, वो स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, यानी कि 37.7%। इसके अलावा और भी लोगों के पास जो है होल्डिंग है, इस बात से जो है हम मना नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि जो होल्डिंग है वो आज भी कुल मिलाकर आप बात करोगे तो 37.7 जो है रिलायंस के पास है, बाकी आप देखिएगा 6% के आसपास प्रमोटर के पास है, बाकी जो होल्डिंग है वो आज भी देखिएगा एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो इस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो होल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे आपके साथ वो सिंपल सी बात एक ही करने वाले हैं, और वो बात क्या है कि क्या इस शेयर्स को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उस बात पे अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। तो देखिएगा ये स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है जो NCLT ने स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पास की थी। उसके अंदर बताया गया था कि जो 1377 करोड़ की जो इक्विटी थी उसके अंदर जो 137 करोड़ जो शेयर्स थे वो जो है रिप्लेस कर दिए गए 1 रुपये की फेस वैल्यू से, और उसके बाद जो है कंपनी के ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ा दिया गया था। तो वो जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा ये BSE की इन्फॉर्मेशन से है, तो BSE ने भी जो है इन्फॉर्म कर दिया था जब इसकी लिस्टिंग हुई नए शेयर्स की, तो नए शेयर्स की जो प्राइस फेस वैल्यू वो 1 रुपये था, और एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दिया। अब आलोक इंडस्ट्रीज करती क्या है, तो आलोक इंडस्ट्रीज का बिजनेस है देखिएगा टेक्सटाइल के जो है बिजनेसेस हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, एपरल्स है, कॉटन्स के आइटम्स हैं, एम्ब्रॉयडरी के आइटम्स है, गारमेंट्स हैं, होम टेक्सटाइल है, पॉलिस्टर्स का जो बिजनेस है। तो बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये अभी प्रॉफिटेबल नहीं रहा है बहुत समय से। अब देखिएगा बैंक जो है वो 60% से ज़्यादा कट लेने के लिए तैयार है। ये 2017 की रिपोर्ट में आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ, और उस रिपोर्ट के हिसाब से आलोक इंडस्ट्री के पास तब, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट भी ऐड हो गया था, ध्यान रखिएगा,
क्योंकि जो मैंने भी आपको 30,000 करोड़ बताया था उसमें। तो आप देखिएगा आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो है आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इलेक्ट्रो स्टील का जो इंडस्ट्रीज़ का जो है वो 22,075 करोड़, तो ये पैसा जो है इनका उधार था। तो अब आप देखिएगा तो ये कंपनी काफ़ी बड़े कर्जे में डूबी हुई थी। अब ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ये अभी 30 जून की जो है इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर इनकी बोर्ड मीटिंग होनी थी उस जो है कंसिडर करने के लिए क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है घोषित करनी थी। लेकिन देखिएगा कि गवर्नमेंट ने इसकी जो डेट है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी कि 31 जुलाई तक भी जो है इस क्वार्टर के रिजल्ट जो है पेश कर सकते हैं। तो जो वास्तव में जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए आलोक इंडस्ट्रीज़ ने भी जो है अपनी जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम बाद में आपको देंगे। तो अल्टीमेटली जो सेबी का जो ऑर्डर था 24 जून का, उसकी वजह से जो इन्होंने इनको एक राइट मिल गया कि अपनी जो है बोर्ड मीटिंग से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और उसका पूरा फ़ायदा उठाया इन्होंने। अब देखिएगा कोई कंपनी अगर मान लीजिएगा जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तैयार थी, उसके पास पूरे अपने डॉक्यूमेंट लगभग तैयार हो गए, फिर भी वो डेट क्यों एक्सटेंड कर रही है, ये एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक कंसर्न होता है इन्वेस्टर के लिए। तो ये वैसे तो मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़्यादा बात ना करूं, इसके बारे में तो ज़्यादा ही इच्छा है, तो बट ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत ही जो है बैड इंसिडेंस माना जाता है कि जब आपकी डेट आ रही थी और उसी के आसपास अगर आपको कहीं पे राइट मिला और आप डेट आपने आगे बढ़ा दी। तो एज ए इन्वेस्टर के नज़रिए से भी मैं सोचूं तो ये डेट बढ़ाना आगे जो है कहीं पर भी है जो है उचित नहीं लगता है। अब ये देखिएगा, अब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, अभी जो हमने कंपनी की जो वैल्यूएशंस निकाली थी रिलायंस के प्राइस पे, तो आप देखिएगा कि करीबन करीबन 700 करोड़ के आसपास आ रही थी, 6 समथिंग थी, मैं 700 ले लेता हूँ। अब ये देखिएगा ये कंपनी की मार्केट वैल्यू आज की डेट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,291 करोड़ रुपीस, और रीज़न ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें पैसे डाल दिए। अब ये 12,291 प्राइस सही है, गलत है, शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इस बारे में कोई भी डाउट ही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मार्केट है, मार्केट की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम हमेशा फेयर वैल्यूज़ बोलते हैं। तो मार्केट जो है हमेशा ठीक होती है ऐसा मानते हैं जो बाकी जो मार्केट के विशेषज्ञ हैं। लेकिन मैं एज ए एनालिसिस्ट आपसे बात करूं तो एनालिसिस के नज़रिए से मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लगता है। ये प्राइस जो है टेनेबल नहीं है, ठहरने वाले नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। हाँ, हालांकि अभी जिस तरीके का मार्केट में फ्लो चल रहा है और जिस तरीके से रॉबिन हुड स्टॉक इन्वेस्टिंग चल रही है, मुझे लगता है कि ये भी उसी का जो है एक नमूना है। और ये जो है मुझे नहीं लगता कि ये प्राइस यहाँ पे सस्टेनेबल होंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। और देखिएगा यहाँ पर जो है एनसीएलटी ने भी ये राइट दे दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कि उसको डी लिस्ट करा सकती है। लेकिन अगर अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डी लिस्ट कराने जाएगी तो वास्तव में जो डी लिस्ट की जो प्राइजेज हैं 55.6, इनके ऊपर जो है नॉर्मल रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। तो अभी जो है ये मामला अब एक तरीके से खटाई में अटक गया है कि डी लिस्ट होगा या नहीं होगा, डी लिस्ट के जो रूल्स हैं वो क्या होंगे। तो वास्तव में इनके ऊपर जो डी लिस्टिंग के जो रूल्स हैं वो जनरली अप्लाई नहीं होंगे। तो एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर में भी ये बात बोली हुई है। तो सिंपल सी बात ही, अगर वो नहीं होंगे तो 55 रुपये जो है डी लिस्ट प्राइस नहीं हो सकता। लेकिन अगर नॉर्मल रूल होते तो आप डी लिस्टिंग के लिए 55 रुपीज़ का जो प्राइस है जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो हो सकता था। अभी देखिएगा शेयर प्राइस की मूवमेंट देखिएगा, ये जो शेयर प्राइस की मूवमेंट है, मैंने ज़्यादा दूर के प्राइस नहीं लिए, हालांकि ये मई 21 के प्राइस लिए मैंने, जब ये 14 रुपीज़ पे ट्रेड करा था 13.95। और अब देखिएगा उसके बाद, हालांकि उससे पहले भी रनअप आ चुका था, उसके बाद देखिएगा शेयर प्राइस में क्या रनअप है। अब ये आप देखिएगा इस पूरे रनअप के अंदर, इस पूरे रनअप के अंदर आपको कहीं पर भी वीकनेस नज़र नहीं आएगी एक्सेप्ट ये टाइम पीरियड। और ये जब जैसे ही टाइम पीरियड आया हमारे व्यूअर्स को ये बात समझ में आ गई कि क्या ये शेयर गिर सकता है। अभी उनकी पर्सनल होल्डिंग है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर डर बैठना शुरू हो गया। और देखिएगा मैंने इससे पहले भी जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने रोबिनहुड इन्वेस्टिंग के बारे में आपसे बात की थी कि किस तरीके से पैनी स्टॉक्स के साथ मैनिपुलेशन होती है। और ये स्टॉक तो जो है ऑपरेटर के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस कंपनी के अंदर ओनर है और उसके शेयर प्राइस अगर 2-4-5 रुपये चल रहे हैं तो उससे मैनिपुलेशन करना बड़ा ईजी होता है। अब ये देखिएगा यहाँ पर आपको प्रॉफिट की भी बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी बात आपको हवा में कर रहा हूँ। कंपनी आईबीसी में गई थी तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम में थी, लेकिन अगर आप उसके बाद की भी परफॉर्मेंस देखें कि अगर हाल फिलहाल में क्या रहा, तो आप देखिएगा सेल्स जो है 824 करोड़ की जो है
रही उससे पहले 811 की, 817 की। अब देखिएगा जो मार्च क्वार्टर है इसके अंदर या इससे अगले क्वार्टर में इन्होंने पीपीई का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि पीपीई के अंदर बहुत जबरदस्त जो है मार्जिन इनके आएंगे। देखिएगा हो सकता है कि 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर या इवन 4 क्वार्टर्स हो सकता है कि कोविड की वजह से आपको एक एक्सेप्शनली गेन आ सकता है, लेकिन ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें कि आपको कंपटीशन नहीं मिल रहा है। जैसे मेरी पोर्टफोलियो के अंदर शेयर है ट्राइडेंट लिमिटेड, वो कंपनी भी जो है पीपीई प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पीपीई के अंदर की आप बिजनेस का पूरा बिजनेस को टर्न अराउंड की ताकत जो है पीपीई से आ जाएगी, ऐसा जो नहीं है। हालांकि एक आपको एडवांटेज जरूर मिल सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको देखिएगा किसी भी क्वार्टर के अंदर इसकी अगर ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें या फाइनेंशियल लीवरेज की बात करें, बेशक से अभी इंटरेस्ट का बर्डन जो है कम हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज अभी भी बहुत जबरदस्त है। हालांकि इस कंपनी के पास एक बहुत अच्छा लैंड बैंक है जिसके ऊपर लोग बैट कर रहे हैं, और इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी शायद इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया और उसका अपना जो बिजनेस है उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इन वजह से रिलायंस की जो है अपने बेनिफिट थे जिसकी वजह से उसने एक्वायर किया, तो उसके पास जो स्ट्रेटेजिक फायदे हो सकते हैं कि उसके बिजनेस के साथ जो है इसको कंबाइंड किया जा सकता है, तो उनके बिजनेस के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। एक लैंड बैंक भी इस कंपनी के साथ पास काफ़ी बड़ा है, तो लैंड बैंक भी एक प्ले हो सकता है। लेकिन फिर भी जो प्राइस 55 रुपीज़ 60 पैसा है वो मुझे आज जस्टिफाई नहीं करते हैं। जिस तरीके से इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है शेयर होल्डर्स की, वो आप देख सकते हैं अपनी नज़रों के सामने कि कितने रुपए की ईपीएस आई थी। देखिएगा आप मार्च 16 की ईपीएस देखिएगा 30 रुपीज़ की नेगेटिव यानी कि लॉस पर शेयर था। उसके बाद देखिएगा मार्च 17 में 25 का लॉस पर शेयर, मार्च 18 में 134 का, और मार्च 19 में 16.6। और इसमें भ्रम करने की कोई जो है कोशिश ना करें और ना अपना दिमाग लगाएं। ये जो सारा का सारा प्रॉफिट आ रहा है ना मार्च 19 में, इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये प्रॉफिट नहीं है, ये भी लॉस है, लेकिन इसको तब बताऊंगा जब अभी आगे जो सबसे लास्ट स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, रिजल्ट बिल्कुल ख़राब है ये भी। उसके बाद देखिएगा अब मार्केट की कैपिटलाइजेशन, अब देखिएगा फिर वहीं पे बात कर रहा हूँ, 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अभी 12,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, ये जो है परेशान कर रही है हमें। अब ये देखिएगा, अब वैल्यूएशंस देखते हैं। मान लीजिए इसके कंपेयर करने के लिए भी अगर हम बात करें कि जो प्लेयर्स हैं जिनके साथ इसका कंपेरिजन हो सकता है, तो उन कंपनीज में देखिएगा। तो मैं हालांकि इसका जो वैल्यूएशंस कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ आलोक इंडस्ट्री का बॉम्बे डाइंग के साथ। आप देखिएगा बॉम्बे डाइंग का जो शेयर है वो 72 रुपीज़ है। एक बेहतरीन कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, नो डाउट इसके अंदर, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हालांकि बॉम्बे डाइंग में भी जो है बिजनेस डाइस ही रहता है कभी, क्योंकि इस तरीके की जो टेक्सटाइल की जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी पी रेशियो 2.06, इसकी देखिए मत आलोक इंडस्ट्री की 2.6 का कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा वो प्रॉफिट नहीं लॉस है जिसकी वजह से 2.6 है। तो पी के ऊपर भी बॉम्बे डाइंग अच्छा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा, आलोक की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा करीबन 12,000 करोड़ के आसपास, और बॉम्बे डाइंग इतनी बड़ी कंपनी जिसका इसका भी लैंड बैंक काफ़ी बड़ा है। तो अगर लैंड की बात करेंगे तो लैंड के अंदर बॉम्बे डाइंग के पास भी अगर वैल्यूशंस के मामले में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा दोनों की लैंड की वैल्यूशंस पे। ये डिविडेंड भी पे कर रही है, इसका कभी डिविडेंड ही नहीं आया अभी पिछले 10 साल से। तो इसका देखिएगा क्वार्टर में प्रॉफिट भी है, हालांकि क्वार्टर के प्रॉफिट में वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। सेल्स इसकी मान लेते हैं इसके सामने 1/3 है, तो इसकी वैल्यूशन मान लेते हैं इसकी 1/3 है, तो 1/3 से तो बहुत ज़्यादा वैल्यूशन है। तो मुझे इसकी जो आलोक इंडस्ट्री की जो वैल्यूशन है वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं होती है, केवल एक लैंड बैंक के प्ले को अगर हम छोड़ दे तो सिंपल सी बात यहाँ पर मैं आपके साथ यही करूँगा कि ये जो प्ले है वास्तव में प्योर एक स्पेकुलेशन प्ले है, और कहीं पर भी आप बात करेंगे किसी भी फ्रंट पे शेयर पे के प्राइस में मूवमेंट है बस। और अगर कंपनी के बिजनेस से बात करेंगे तो बिजनेस आप देख सकते हैं कि सेल देखिएगा, जहाँ पे 2017 में 1806 की थी, सेल तो बढ़ती जा रही है। आप देखिएगा सेल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे आके 2013 में इनकी जो सेल है वो हाईएस्ट हो गई, उसके बाद फिर 15 में और बढ़ी इनकी, और 16, 17, 18 और 19 यहाँ पर देखिएगा वही सेल आ गई जो सेल 2009 में होती थी। तो जो सेल 2009 में करते थे ये लोग, उसी सेल पर 2019 के अंदर आ गए। तो सेल में भी आप देखिएगा डी ग्रोथ हो गई एक तरीके से। पूरे बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है मैं उनकी बात ही नहीं कर सकता, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लॉस में आ रहे हैं अगर आप देखिएगा 2016 के बाद। तो कहीं पर भी किसी तरीके की राहत जो है बिजनेस के अंदर हमें नहीं दिख रही है। तो अब अगर ये राहत अगर हमें नहीं दिख रही है तो आप समझिएगा कि इसके बिजनेस के अंदर जो इसके शेयर प्राइस हैं वो स्पेकुलेट हो रहे हैं। और बैलेंस शीट में अगर अभी भी देखेंगे तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो माइनस के अंदर है, यानी कि आज भी इनकी बैलेंस शीट में 16,000 करोड़ का लॉस पड़ा हुआ है।
तो आप देखिएगा जिस कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू माइनस के अंदर है, करीबन 40-50 रुपए के आसपास जो है इसकी माइनस थी पहले, अभी थोड़ी मतलब अगर रिलायंस ने पैसा डाल दिया है तो फिर भी 20-25 रुपए इसकी अभी माइनस के आसपास ही जो है कैपिटल आएगी। और होल्डिंग के अंदर देखिएगा तो अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 6% होल्डिंग है, 1% एफ की होल्डिंग है, डी की 2.33 होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, ध्यान रखिएगा। और पब्लिक की होल्डिंग 90% है। तो अब पब्लिक की होल्डिंग इतनी ज़्यादा जो है, हालांकि इसके अंदर रिलायंस की भी होल्डिंग है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि वो प्रॉफिट जो बढ़ते हुए आपको नजर आए थे 2019 के लास्ट क्वार्टर में, वो क्या थे। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहां पर आपने समझना, ये सबसे खास बात है। एडजस्टमेंट नंबर 3, सिंस द रेजोल्यूशन प्लान, जो रेजोल्यूशन प्लान हुआ था आईबीसी के अंदर, द कंपनी हैज बीन अप्रूव्ड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अक्रूड ऑन दैट पीरियड 18/7/2017 टू 8/3/2019। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट था 7045 करोड़ इज डी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि इस जो इंटरेस्ट देना था इन्होंने आईबीसी के अंदर कहा गया चलो इस इंटरेस्ट को माफ कर देते हैं। तो जब उस इंटरेस्ट को बैंकों ने छोड़ दिया 7045 करोड़, तो वो उस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट दिखाया इन्होंने। अब वो प्रॉफिट दिखाया 2018-19 के प्रॉफिट्स के अंदर, तो आप बताइए वो प्रॉफिट कहीं पे जस्टिफाई करता है? तो हालांकि इसका जो टैक्स इंपैक्ट है उसको कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने नेट इंपैक्ट दिखाया 6107.53 करोड़ के, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नजर आ रहे हैं। तो बताइए अगर किसी का पैसा मार लोगे और पैसा मार के कहोगे कि देखिए जी हमें तो प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी मुझे नहीं लगती। और देखिएगा रिलायंस ने इस बिज़नेस को ले लिया है, वो अपने बिज़नेस के साथ इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, बट मुझे नहीं लगता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसको डीलिस्ट करा के अपने बिज़नेस में मर्ज करेगा 50 रुपये के प्राइस पे। क्योंकि अगर 50 रुपीज़ के प्राइजेस पर इसको अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री के साथ या रिलायंस ग्रुप के किसी और दूसरी कंपनी के साथ मर्ज किया जाता है, तो मुकेश अंबानी को वो जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन प्राइस पर उसको लिया है अगर वो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में उसके प्राइस अलग मिल रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर है। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो मल्टीफोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर हालांकि क्योंकि आईबीसी में जो आप शेयर्स लेते हैं तो उन पर एक लॉक इन पीरियड होता है, तो अगर वो लॉक इन पीरियड जब खत्म होगा और यही इसी तरीके के प्राइस चलेंगे तो उनको तो एक बहुत अच्छा एग्जिट मिल रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री एग्जिट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरीके की रॉबिनहुड इन्वेस्टिंग स्टाइल चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उसी का शिकार ये शेयर हुआ है। और मैं पर्सनली इस तरीके के शेयर्स को खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, और मैं किसी भी जो है व्यूअर्स को इस तरीके की एडवाइस नहीं दूंगा। जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं उनके लिए हो सकता है कि ये शेयर्स वाजिब हो, लेकिन फंडामेंटल बेसिस पर मुझे कहीं पर भी इस शेयर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती एक्सेप्ट लैंड बैंक जो है, और वो भी सीधी सी बात है 90% होल्डिंग जो है रिटेल के पास है, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर उसको भी निकाल दें तो फिर भी 55% से ऊपर होल्डिंग जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर किसी भी तरीके से खरीदने के लायक है। तो मैंने ये पूरा एनालिसिस जो आपके साथ किया, ये आपको कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।